और तभी जाकर पाकिस्तान दुरुस्त होगा। हम अपना ये जंगी जुनून खत्म करें, क्योंकि हमारे जो तरक्याती फंड है वो कहाँ जा रहा है, वो दिफा पे जा रहा है हमारा। और दिफा में क्या हो रहा है, आप देखें गोल्फ कोर्स बने हुए, बड़े बड़े मैसेज बने हुए। ये क्या हो रहा है सर? ये तो ज्यादती वाली बात है ना, कि मेरे गांव में लोग जो है बाल्टियां भर के बलूचिस्तान में जाते हैं पानी लेने कई कई मील, और आप जो है वो अय्याशी कर रहे हैं मेरे पैसों से। तो ये तो हम बोलेंगे ना, फिर आपको अच्छा नहीं लगे तो अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, आप बोले, आपका हक है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा एक मुल्क पाकिस्तान को हमेशा टफ टाइम दे रहा है, और जब उसका दिल करता है सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, जब उसका दिल करता है कहता है जी कि मैं किसी कानून को नहीं मानता, ना मैं मल्टीलैटरल मानता हूं, ना मैं बायलैटरल मानता हूं, ना मैंने किसी किस्म से आपसे बात करनी है, ना मैं किसी थर्ड पार्टी को मानता हूं। ये पिछले हाल ही 5-10 साल की बात कर लें, उससे पहले भी आप देख लें कि जंगें भी हुई, सारा कुछ हुआ। सो आप इसको जंगी जुनून पाकिस्तान का कहेंगे, या पाकिस्तान का ये मौकफ है कि भारत हमें जो है वो हमारे साथ एक, जिसे हम एक सिक्योरिटी का बोलते हैं, सिक्योरिटी डायलेमा, व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर। सो भारत जब इतना ज्यादा सिक्योर हो जाएगा तो फिर हमें तो इनसिक्योर होगा, क्योंकि हमें तो वो शुरू से चैलेंज करे। तो आप हमें पाकिस्तान के जंगी जुनून समझते हैं या भारत का समझते हैं? इमरान खान तो तैयार बैठे थे डायलॉग करने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने तो पहले सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो हाउ डू यू सी दिस सर? ये जंगी जुनून नरेंद्र मोदी साहब, जी नरेंद्र मोदी साहब ने तो फोन ही नहीं उठाया ना, वो मिस कॉल देते रह गए। लेकिन जंगी जुनून से मेरा मुराद ये नहीं है कि हम किसी पे जारियत करेंगे या हम किसी पे अटैक करेंगे। जंगी जुनून से मेरा मतलब ये है कि एक ऐसा खौफ अवाम में मुब्तला कर देना कि कभी भी हम पे हमला हो सकता है, और हम और हमारे एयरफोर्स के तैयारे तैयार हैं। वो ज़ैद हामिद साहब जो ना आपके कहते हैं कि जी वी आर रेडी एंड वी आर विजिलेंट। आप मुझे मिसाल बता दें ये गुज़िश्ता 70 साल की या उससे पहले कभी की, कि हिंदुस्तान ने किसी मुल्क पर हमला किया हो, जारियत की हो, उस पे कब्जा कर लिया हो। यानी कि बांग्लादेश की मिसाल भी ये है कि वो उन पे छोड़ दिया, उनके बराबर में छोटे छोटे नेपाल और भूटान जैसे हैं। और फिर अगर जिस दिन चाहेंगे हिंदुस्तान, इतनी बड़ी माइट है, वो उसको देर नहीं लगनी है कि किसी भी मुल्क पे कब्जा करने के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अगर उनकी नीयत होगी। आई थिंक देयर विजन इज लाइक 2030, और वो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और ये सारा उनका विजन है। और वो अपनी उस इतिहास को कायम रखना चाहते हैं कि जहां पे उन्होंने कभी किसी पे खुद से बढ़ के जारियत ना की हो, हमला ना किया हो। कश्मीर का मसला अपनी जगह अलग है। वो देखें, ये इस तरह की दुनिया में जो टेरिटरी के जो मसाइल होते हैं, इसमें कोई भी राइट और रॉन्ग नहीं होता, दोनों ही राइट होते हैं और दोनों ही रॉन्ग होते हैं। तो उसको मैं एग्जाम्पल नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि रियलिस्टिकली सोचिए कि हम अपने डिफेंस पे कितना खर्च कर रहे हैं। हम जो अपने एटमी बम को रख के उस पर रोज कपड़ा मार के उसको साफ करते हैं, उस पर कितने $1 मिलियन का खर्चा आता है उसकी मेंटेनेंस पे सिर्फ, जो कि हम तालीम पे, सेहत पे, साफ पानी पे खर्च कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये कि इसका एक तो ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, और उस पर बहुत से लोगों की नजरें हैं, और उसको महफूज करना हमारे जो अस्करी क़यादत है उसका काम है, और वो अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं कहीं ओवर ना हो जाए, कहीं एग्जैजरेट हो गया है कहीं। और वो फंड्स जो हैं वो फिर आपने देखा है कि रिटायरमेंट के नाम पे जो ज़रई अराजी बांटी जाती है, जो फार्म हाउस खरीदे जाते हैं, जो जजीरे खरीदे जाते हैं, ये कहाँ से आ रहा है पैसा? ये कोई मतलब आपके सामने सर, अब इसको मैं झुठला तो नहीं सकता ना। आप दो मुस्कुरा रहे हैं। चीजें अनीस फरूकी से बड़ा अच्छा बात कर रहे हैं आप। दो चीजें हैं, एक है कि जी आप जरिए राजी की बात कर लें, डीएचए की बात कर लें, और एक है जो कि आप डिफेंस की बात करें। तो दोनों को थोड़ा अलग रख लेते। आपने कहा देखें जी वो जाहिद हामिद क्या कह रहा है। जाहिद हामिद क्या पाकिस्तान आर्मी का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्पोक्समैन है? अब मुझे एक बात बताएं, क्या आप मुझे कोई भी किसी भी पाकिस्तानी जनरल या पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस या कोई ऐसा बंदा जो मोतबर हो, जिसकी बात को इम्प्लीकेशंस हो, उसकी मुझे इंफ्लेमेटरी स्टेटमेंट दिखा दें, किसी बंदे की भी। उधर से जब 1999 में जब उन्होंने धमाके किए, 98 में आई थिंक, मुझे कंफ्यूज हो जाता हूं हमेशा, जब धमाके किए तो उन्होंने कहा भाई अब पाकिस्तान जो है ना भूल जाए। आई थिंक एल के अडवाणी साहब के बड़े मशहूर अल्फाज हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान भूल जाए कश्मीर को। अब मुझे यह बताएं कि कहां पे जाहिद हामिद और कहां पे आप किसको कोट कर रहे हैं सर? आप किसी सरकारी बंदे को मुझे बताएं कि उसने कहा हम भारत पे हमला कर देंगे, तो मैं कहूंगा ये जंगी जुनून है। जरा मुझे ये तो बता दो जरा। नहीं, जंगी जुनून से मुराद ये कि जो असले की भरमार है, रोज एक हतफ 2 और हतफ 3 जो है लॉन्च कर देना, 5000 रेंज का जो है वो दिल्ली के लाल किले पे जाके गिरेगा, ये इसको जंगी जुनून बोलते हैं ना। आप ये सोचिए कि इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे
कितना खर्चा आता होगा, फिर उसके टेस्टिंग पे कितना खर्चा आता होगा, फिर उसकी मेंटेनेंस पे कितना खर्चा आता होगा, और वो हमने ले लेके रखे हुए हैं, रोज उस पे कपड़ा मारते हैं, चमकाते हैं उसको, लेकिन उसका हासिल क्या हो रहा है कि वो आपने किसी मुल्क पे डिटरेंस के तौर पे यू हैव न्यूक्लियर न्यूक्स, डिटरेंस है आपका वो, और वो दुनिया का किसी मुल्क की मजाल नहीं है कि वो आंख आंख उठा के देख सके आपकी तरफ। बट लेकिन आप कितना और बनाएंगे सर, आप साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज तो बनाए ना, कुछ हॉस्पिटल्स भी बना दें मेरे गरीबों के लिए, कुछ आपने आज तक लैंड रिफॉर्म्स नहीं की पाकिस्तान में, एक जो जागीरदाराना निजाम है, वडेराना निजाम है, उस तरफ तवज्जो दें आप, ताकि इक्वालिटी का सिस्टम तो आए, गरीब मेरे हारी किसान की कुछ तो मदद करें ना सर आप। जनरलों की और सियासतदानों की दुकानें अगर चलती रहेंगी और इनके बैंक बैलेंस बढ़ते रहेंगे, गरीबों को कब सोचेंगे हम। आप देखेंगे कितने बड़े बड़े मीडिया हाउस बन गए, ठीक है, कितने उन मीडिया हाउस में भी अगर आप मैं पॉलिटिकल शोज को हटा भी दूं एक लम्हे को, मैं सोचता हूं कि वो फूड के जो शोज आते हैं, वो अगर उन फूड शोज में जो खाने दिखाए जाते हैं, वो खानों के नाम बहुत से मुझे नहीं पता होते कि वो कोरियन फलाना नूडल्स, अब वो आप मुझे बताएं गरीब के घर में वाले जो है वो खाने को दाल नहीं है और आप उनको जो है ना वो सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं। हमें हमें अपने आप को समझना होगा कि हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, और हमको ऐसे चलना होगा कि हमें अपने डिफेंस को भी एक खास लिमिट के साथ लेके चलना होगा, मीडिया को भी, सियासत को भी, और गरीब का ख्याल रखें। मेरे गरीब को आप खुश कर दें, मैं आप पे कभी तनकीद नहीं करूंगा। मुझे ये बताएं सर, अमेरिका में कोई गरीब नहीं है क्या? मिडिल क्लास है और बिल्कुल है, बिल्कुल है। भारत में मुझे बताएं, भारत में आपको पता है कितने परसेंट लोग जो हैं वो $1 पर डे पे गुजारा, जरा सुनिएगा बात, $1 पर डे पे गुजारा करते हैं। मैं आपकी बातें ठीक है, आपका एक पर्सपेक्टिव है, और ये मैं जारी बात है, हाउ पाकिस्तान इज ए ब्रॉड लुक पाकिस्तान में, यही जानना चाहता हूं, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि एक बैलेंस पर्सपेक्टिव होना चाहिए। सर एक बात बताएं अनीस फरूकी साहब, आपने कहा कि आपने किसी पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल बंदे का नाम नहीं बताया जिसने कभी इंडिया को धमकाया हो, एक बात, या कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जाहिद अहमद जो कि कुछ भी नहीं है, जिसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, उसका आप जिक्र कर रहे हैं। बट एनी हाउ, मुझे सर एक बात बताएं, आपने एटम बॉम्ब की बात की, मुझे ये बताएं पहले एटम बॉम्ब का तजर्बा भारत ने किया या पाकिस्तान ने किया? जारी बात है भारत ने किया। मुझे ये बात बताएं, आपने कहा हतफला ये मिसाइल ले लिया, उस पर कपड़ा मारते हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात को समझता हूं कि पाकिस्तान जारी बात है एक मिलिट्री, हम सिक्योरिटी स्टेट रहे हैं, लेकिन सर आपको नहीं लगता अनीस फरूकी साहब कि एक लेजिटिमेट सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान को भारत की तरफ से? क्या पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि हमें इकोनॉमी में पैसा लगाना चाहिए, अपनी पॉवर्टी और लैंड तो खत्म हो गई है सर। आप आए ना पंजाब में हमारे पास, मैं आपको दिखाऊं हमारे पंजाब में, मैं खुद जट चीमा हूं, हमारे आए हमारे गांव में 4-4 3-3 एकड़ के लोग रह गए। मैं मेन स्ट्रीम की बात करूं, और इसी तरह पंजाब में हो रहा है और सिंध में हो रहा है और बाकी जगहों पर हो रहा है। लैंड कोई नहीं रहेगी सर, बिल्कुल, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे वाली जनरेशन या जो हमारे बाद बिल्कुल फारग बैठी हुई है लैंड के वाले से। लेकिन मुझे सर ये बताएं, क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान जब 98-99 में जब भारत ने धमाके किए, तो क्या वो बीजेपी की सरकार थी और वाजपेयी साहब थे? आप नहीं समझते कि वो पाकिस्तान को उकसा रहे थे, और अगर उस वक्त पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ना होता तो आप क्या समझते हैं, एक स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस ना होता पाकिस्तान और भारत का? सर क्यों होता, मुझे बताएं कि बांग्लादेश क्यों नहीं घबराया, नेपाल क्यों नहीं घबराया, ईरान क्यों नहीं घबराया कि इंडिया ने बना लिया अब हमको ही बनाने चाहिए? हमको बनाना मतलब जरूरी था? ये हम लोग एक जज्बाती कौम है, हम लोगों ने कहा है कि जी नहीं, हमारा इंडिया के साथ कुछ ऐसा वो एक है ताल्लुक कि हमने वो सास बहू वाला ताल्लुक है कि ये बस करना ही करना है, एक तरह की जिद चल पड़ती है। जरूरत नहीं थी हमें अपनी प्रायोरिटीज को देखना चाहिए था उस वक्त। लेकिन ये सिर्फ मैं इसमें किसी एक सरकार को तो नहीं दोषी ठहरा सकता, ये तो भुट्टो साहब के जमाने से चला आ रहा है, पर ये काफी अरसे से, एक दिन में नहीं बन गया था एटम बम के, नवाज शरीफ ने बटन दबाया और ऑन हो गया। ये एक कॉन्टिन्यूटी थी बहुत अरसे से पाकिस्तान का, इंडिया से पहले से ये एक इरादा चला आ रहा था। ये उस जमाने में शायद आपको याद हो जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और भुट्टो साहब एक विजन लेके आ रहे थे मुस्लिम उम्मा का, ये उस जमाने से ये सारी चीजें चली आ रही हैं। और पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है ना, किसी के कहने पे या किसी के करने पे नहीं कर रहा कि हिंदुस्तान ने कर दिया अब हमें भी करना चाहिए। पाकिस्तान वाज ऑलमोस्ट रेडी टू डू दैट, और उन्होंने वो टाइमिंग देखी, उन्होंने जल्दी से अपना लॉन्च कर दिया। तो इसको मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई भी थ्रेट नहीं है, थ्रेट होना भी नहीं चाहिए। हमें अपने जो मुतनाज़ा मसाइल हैं कश्मीर को लेकर, उनको बैठ के हल कर लेना चाहिए था, ताकि ये जंग का जो माहौल है खत्म होता, हम एक ट्रेड की तरफ आते। दुनिया में इस तरह के मुल्कों में जब ट्रेड होता है, इतनी बड़ी आपके पास मार्केट मौजूद है हिंदुस्तान की, हमने उसको बिल्कुल आइसोलेट करके एक दीवार खड़ी कर दी है
और उसके साथ हम कोई ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, और हम दूसरे ममालिक से हैवी कॉस्ट पे जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई अक्लमंदी की बात तो ना हुई। और दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि जनरल ज़िया-उल-हक से लेकर जनरल मुशर्रफ से लेकर हमीद गुल की सब बातें, ये सब तड़ियां लगाते रहे सर, कोई मजाक नहीं है ये। मतलब वो तो अंदर पहुंच गए, मैंने घुस लिया, गिच्ची से पकड़ लिया था, कारगिल में ये कर लिया था। तो ये भी शरारतें जो हम करते हैं ना, और मुंबई के वाकयात करा दिए और नॉन स्टेट एक्टर हमने क्रिएट कर दिए। आज आपने डेनियल पर के कातिल को छोड़ दिया, मतलब अपने ही पांव पे कुल्हाड़ियां मारते हैं और उसके बाद कहते हैं कि दुनिया हमें आइसोलेट कर देती है। अपनी पॉलिसियों को देखते नहीं है हम। मतलब हमें दो चार इंतहा पसंदों को पकड़ के लटका देने में क्या हर्ज है, ताकि दुनिया को आप बता सकें कि यू आर सीरियस इन योर बिजनेस। आप दुनिया के साथ रिलेशन रखने में, अपने एलाइज के साथ, अपने दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं उनके साथ आप जो है सीरियस हैं, उनका ट्रस्ट आप पे डेवलप हो। नई बाइडेन इंतजामिया आई, आपने फौरन उनको छोड़ दिया। जनाब डेनियल पर के सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। अब आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज कैसे ऑपरेट करते हैं, किस तरह से होता है, किस तरह से अपने अपने बंदों को छुड़ाया जाता है। छोड़ दिया उन्होंने सब बंदों को। अब आप मुझे बताएं कि ये कोई अच्छी बातें हो रही हैं पाकिस्तान के लिए, कोई नेकनामी हो रही है इससे? दिस इज हाउ वी थिंक, दिस इज हाउ दी ओवरसीज पाकिस्तानी आर थिंकिंग। हम जब देखते हैं कि निजाम होता है, एक आदमी है, उसको जब सजा मिलती है तो वो अदालत सजा देती है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर। हम पाकिस्तान में देखते हैं कि वहां तो मतलब कातलों को, जिन्होंने गर्दन पे छुरियां चलाई हैं, उनको आप छोड़ देते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं, वो विक्ट्री का निशान बना के जा रहे होते हैं। सर ये हद हो गई है। बिल्कुल सही है। वैसे तो बात मैं ये कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में आपको पता है कि जस्टिस सिस्टम, प्रोसिक्यूशन इतनी अच्छी नहीं होती। ये साथ हमारे भारत है, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई वो सारे के सारे छूट गए। मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन आपने कहा जी कि बांग्लादेश क्यों नहीं डरता, ईरान को क्यों खतरा नहीं है? ईरान का खतरा सऊदी अरब को है और वो बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारा खतरा, हमारा मुकाबला भारत से हो सकता है ना, किसी और से तो नहीं हो सकता। सो मेरा ख्याल है वो कंपैरिजन मुनासिब नहीं है। लेकिन हमने समझ लिया कि भारत हमारा मध्य मुकाबिल है, लेकिन हमें ये समझना नहीं चाहिए ना हम भारत के मध्य मुकाबिल है ना वो हमारा मध्य मुकाबिल है। हमने बना लिया है, ये एक फिनोमेना क्रिएट किया हुआ है ना, इसको खत्म होना चाहिए। तो सर आप एक बड़ी अच्छी आपने पहले बात की, आपने कहा कॉन्टिन्यूटी रही है भुट्टो से लेके। वो एक बुक भी है ईटिंग ग्रास, ब्रिगेडियर फिरोज की के, उन्होंने बड़ी अच्छी लिखी है। मैंने उस पर एक दफा बुक रिव्यू भी किया था अपने पीएचडी के टेन्योर में। भुट्टो ने किया, जिया, नवाज शरीफ, बेनजीर, सारे। आप नहीं समझते जो ये न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने की जो कॉन्टिन्यूटी थी, ये एक नेशनल मूड था, ये पाकिस्तान की अवाम की एक सोच थी, और ये एक दौर में नहीं रही, ये हर दौर में रही। तो जब इतनी ज्यादा अनीस फरूक साहब कॉन्टिन्यूटी रहे डेमोक्रेटिक टेन्योर्स में भी, मिलिट्री रिजीम के अंदर भी, तो आप नहीं समझते ये अवाम चाहती है? आप क्यों, व्हाई यू वांट टू गो अगेंस्ट इट? और आप ये नहीं समझते कि ये स्टेट, ये रियासत पाकिस्तान की के लिए जरूरी था? इट वॉज नॉट फॉर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लीडर के लिए कोई होते हैं न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने के। बहुत सारे मुल्कों ने मॉडल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन का जो मॉडल है, उनको कहीं से खतरा नहीं है, प्रेस्टीज मॉडल होता है। मैंने अपने जब एमफिल की रिसर्च कर रहा था, तो मैंने मेरी एमफिल की रिसर्च इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एफएमसीटी के ऊपर थी। तो मैंने इस थ्योरी को लगाया था। स्कॉट डी सैगन एक रिसर्चर हैं, जिन्होंने ये कहा कि भाई हमारा तो सिक्योरिटी डायलेमा था, लेकिन इंग्लैंड जो था वो ले रहा था, हमने प्रेस्टीज के लिए तो नहीं ली, हमने तो आप क्यों नहीं समझते जब पूरा पाकिस्तान समझता है और करोड़ों लोग और कई लीडरशिप समझती नहीं है? सर मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूं यहाँ पे ना। मैं यही तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसके अपने लिए था, अपनी जात की हद के लिए था, उसको किसी से कॉम्पिटिटिवनेस नहीं थी कि हमने इस वजह से करना है। और उसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि ये एक दिन का खेल नहीं है। ये भुट्टो ने जब कहा था कि हम पत्थर बांध लेंगे पेट पे, लेकिन हम अपना जो है वो प्रोग्राम को जारी रखेंगे, और उसमें अवाम की विल शामिल थी, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि आपने जब एक चीज बना ली, फिर उसके बाद हम लगे हुए हैं मुस्तकिल इस आर्म्स रेस में अपना जो बजट है खर्च कर रहे हैं। मुझे सिर्फ बजट से उलझाने से कि बजट हमारा जो कौम